बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इन खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। कतर के ऊपर इस्राएली स्ट्राइक्स होती हैं, तमाम अरब मुमालिक इकट्ठे हो जाते हैं। अब अरब मुमालिक तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन इसराइल को किस तरह से लगाम डाली जा सकती है, किस तरह से पटा डाला जा सकता है, कुछ आज के व्लॉग में इस हवाले से मैं बताऊंगा। और इसराइल इस वक्त बाउला कुत्ता बन चुका है। वो किस तरह से यमन पे आज उन्होंने एक मरतबा फिर स्ट्राइक की है। एक एक करके तमाम इस्लामी ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ट्रंप जो है वो डबल गेम करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं। गजा मलबे का ढेर बनता जा रहा है। आज भी गजा के ऊपर इस्राएली स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसके नतीजे में 60 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए हैं। अब गजा में क्या चल रहा है, इसराइल इस कदर गजा के हवाले से परेशानी का शिकार क्यों है, और इस तमाम सूरत हाल में नेतन्याहू बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहा है। आज इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव कुछ खबर देने की हम आपको कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान ने जो एयरफोर्स है उन्होंने बड़ा इकदाम किया है, एक बड़ा इकदाम किया है। ये इकदाम क्या किया गया है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में एक इनसाइडर देने जा रहा हूं। और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को दो टोक पैगाम दे दिया है। वो पैगाम क्या है, इस हवाले से भी बताऊंगा। और ट्रंप की जो डूल पॉलिसी है, दोगलापन है, उस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं बहुत अहम तरीन आज खबर देने जा रहा हूं। लेकिन इन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। बढ़ते हैं, आज पहली अहम तरीन स्टोरी है। आगाज गजा से करेंगे। गजा में इस्राएली जुल्म और बर्बरियत का जो मामलात हैं वो जारी हैं। आज भी ताज़ा तीन स्ट्राइक्स में गजा में तकरीबन 60 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। जो जामे शहादत नोश कर चुके हैं उनमें 70,000 से ज़ायद अब ये तादाद हो गई है, जिनमें ज़्यादा तादाद फलस्तीनी औरतों और बच्चों की शामिल है। ट्रंप को हम हमेशा से कहते रहे हैं कि यूक्रेन में मरते हुए औरतें बच्चे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन गजा के अंदर ट्रंप यकसर एक मुख्तलिफ पॉलिसी के साथ नजर आते हैं। दुनिया भर में जंग रुकवाने की बात तो करते हैं, लेकिन गजा की जंग रुकवाने के लिए अब तक अमेरिकन इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस और अमली इकदाम नहीं किया गया। दूसरी जानिब कतर पर इस्राएली स्ट्राइक होती है। तमाम अरब जो है वो लरज उठता है, अपने दफा को लेकर परेशान होता है कि इसराइल कतर तक पहुंच गया है और इसराइली तैयारों को डिटेक्ट नहीं किया जा सका। जो अमेरिकन दफाई निज़ाम था वो भी इसराइली तैयारों को डिटेक्ट नहीं कर सका। एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आया। ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकन और यूरोपियन एयर डिफेंस सिस्टम है। इस तमाम सूरत हाल में इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर भी सवालिया निशान उठ गया है कि क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम और जो तमाम अमेरिकन और यूरोपियन असला है, F-15 तैयारे हों या फिर दूसरे अमेरिकन तैयारे हों, क्या ये जो हैं वो सिर्फ उसी वक्त अपना दफा कर सकते हैं जब अमेरिका चाहेगा, और जब अमेरिका नहीं चाहेगा तो ये डिफेंस सिस्टम और ये तैयारे भी सिर्फ और सिर्फ एक कबाड़ का ढेर होंगे। जिस तरह के इसराइल वाले मामले में हमने देखा कि इसराइल ने कबल वक्त अमेरिका को आगाह किया और कतर के ऊपर स्ट्राइक की, लेकिन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो एक्टिव नहीं था। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि तमाम तर इन अमेरिकन जो हथियार हैं, अब दुनिया भर में इन हथियारों के ऊपर सवालिया निशान लग चुका है कि अमेरिकन मर्जी के खिलाफ किसी किस्म का हथियार जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही कतर के साथ हुआ है। अब इस वक्त अरब ममालिक के पास भी बहुत सुनहरी मौका है कि वो इसराइल के जो अब्राहम अकार्ड का जो मुआहिदा है उससे निकल सके और इसराइल के ऊपर सियासी, मौशी और दूसरी इंतजामी पाबंदियां लगाएं और इसराइल को जो है
नो मोर ऑयल फॉर इसराइल की पॉलिसी अपनाए, जो कि 1973 में अपनाई गई थी। और जब ये पॉलिसी अपनाई गई थी तो यूरोप, अमेरिका और इसराइल एकदम जो है वो पैनिक का शिकार हो गए थे, जिसके बाद देखा कि किस तरह से एक साजिश के तहत तमाम उम्मत मुसलमा के जो लीडर्स थे उनको एक एक करके शहीद कर दिया गया। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी ने तो स्टैंड लेना है। इस हवाले से जरूर स्टैंड लेना होगा कि इसराइल के खिलाफ इस पॉलिसी को अपनाना होगा, क्योंकि अब अरब ममालिक के पास कोई ऑप्शन नहीं बाकी रह गया। इसराइल ने जो कि अब एक बाउला कुत्ता बन चुका है, उसने अब यमन के हदीदा पोर्ट पर भी स्ट्राइक की है। और आने वाले दिनों में नेतन्याहू ने यह ऐलान किया है कि जहां जहां उनकी नजर में जो मुजाहिदीन, हमारे मुजाहिदीन जो उनकी नजर में दहशतगर्द हैं, उनकी पनाहगाहों को निशाना बनाया जाएगा। यानी कि जिस जो इस्लामी मुल्क किसी भी मुज़ाहमतकार को सपोर्ट करेगा उसको निशाना बनाया जाएगा, उसके ऊपर स्ट्राइक की जाएगी। और ऐसा इसराइल ने वाज़ेह तौर पर कहा है। इसके साथ साथ ग्रेटर इसराइल मंसूबे के हवाले से भी नेतन्याहू बरमला कह चुके हैं कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। अब इस तमाम सूरत हाल में नेतन्याहू बार बार पाकिस्तान का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू को यह मालूम होना चाहिए कि अब तक के जिन हरीफों के साथ इसराइल का इस वक्त जो करंट सिचुएशन में सामना हुआ है, वो तमाम के तमाम हरीफ जो हैं वो कमजोर थे। ना पाकिस्तान ईरान है, ना पाकिस्तान कतर है, ना ही पाकिस्तान यमन है, और ना ही पाकिस्तान लेबनान या शाम है। अगर इसराइल ने किसी किस्म की जारहियत पाकिस्तान के खिलाफ की तो ये मैं आपको बहुत वसूख के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तमाम तैयारी मुकम्मल है। और अगर इसराइल को लगता है कि इसराइल पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज से बाहर है तो ये उसकी खाम ख्याली है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान की मिसाइल रेंज से बाहर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के शहीनों यानी कि एयरफोर्स की नजरों से भी ओझल नहीं है। पाकिस्तानी एयरफोर्स इसराइल तक किस तरह पहुंचेगी यह भी सवालिया निशान है। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स कहां कहां से रीफ्यूलिंग कराएगी, इस हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि हमारा होमवर्क मुकम्मल है। और इसराइल को इस हवाले से जो है बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलेगा अगर इसराइल ने भारत के साथ मिलकर दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहाज खोला या फिर पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का जारहाना इकदाम किया, तो फिर इसराइल को उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त जरूरत भी यही है कि तमाम आलम इस्लाम मिलकर नेटो तर्ज पर एक मुत्तहिदा फौज बनाए, और ये तमाम मुत्तहिदा फौज जो है इन तमाम ममालिक के दफा की जामिन हो। ये वक्त की ज़रूरत है इसराइल को रोकने के लिए। ये इकदामात उम्मत मुसलमान को करना होंगे, वरना एक एक करके तमाम जो है ममालिक उनकी बारी आएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूक्रेन रूस के तनाज़े में ट्रंप भरपूर एक्टिव हैं, जंग रुकवाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पहले भी कहा कि गजा की जंग इनको नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है वो रुकवाने के लिए बहुत ज्यादा इस वक्त ट्रंप एक्टिव हुए हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ज़ेलेंस्की को कहा है कि उनको हर कीमत पर मुआहिदा करना होगा, यानी कि ज़ेलेंस्की को मजबूर किया जा रहा है कि जो शराइत अमेरिका ने आयद की हैं या जो शराइत के ऊपर रशिया माना है उन शराइत के ऊपर मुआहिदा होगा, और ज़ेलेंस्की को यह मुआहिदा करना होगा। और इसके साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूरोप को रूस से तेल खरीदारी के ऊपर नजरसानी करनी होगी। अब हम ये तमाम सूरत हाल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यूरोप को रूस से ऑयल की खरीदारी के ऊपर पाबंदी लगाना होगी। और आखिर में आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मरतबा फिर भारत को उसका चेहरा दिखाया है। भारत जो राफेल गिरने के हवाले से मुकम्मल तौर पर कहता रहा है कि कोई राफेल त्यारा नहीं गिरा, अब एयरफोर्स ने ऑफिशियली मई में गिराए गए राफेल त्यारों के सीरियल नंबर भी जारी कर दिए हैं। सीरियल नंबर क्या है? BS001 पहला राफेल त्यारा, जिसके ऊपर भारतीय एयरफोर्स उनके वजीर दफा और जो राजनाथ थे उन्होंने नींबू फोड़ के उसका इफ्तिताह किया था, वो भी अब मलबे का ढेर बन चुका है। इसके साथ साथ BS021, BS022 और BS027 ये वो राफेल त्यारों के सीरियल नंबर हैं जो कि एयरफोर्स ने ऑफिशियली जारी किए हैं।
کہ یہ رافیل طیارے پاکستان کی ایئر فورس کا نشانہ بنے اور اس کے بعد یہ طیارے اب ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ ویورز آج تک کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔